सो गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे। फेज कॉन्ट्रास्ट जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि लाइट सोर्स है उसके फेज में चेंज होने के कारण जब इमेज में कॉन्ट्रास्ट पैदा होता है तब हम उसको फेज कॉन्ट्रास्ट बोल रहे हैं। सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन क्या है? लाइट है। तो जब लाइट के फेज में चेंज हो और उसके कारण जब कॉन्ट्रास्ट जनरेट हो इमेज में जिसे हम देखते हैं तो इसे हम फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी बोल रहे हैं। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन जो है वो दो ही होते हैं। एक लाइट माइक्रोस्कोप है और दूसरा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। जब सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन लाइट हो तो उसको हम लाइट माइक्रोस्कोपी बोल रहे हैं। लाइट माइक्रोस्कोपी के ही अंदर हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप आता है, डार्क फेज माइक्रोस्कोप, ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप और कन्फोकल माइक्रोस्कोप आते हैं। और जब सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन इलेक्ट्रॉन हो तब हम उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बोलते हैं, जो दो तरीके के होते हैं। एक है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और दूसरा है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सो सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन के आधार पे दो तरीके के माइक्रोस्कोप हो गए। अब है कि ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप हम किसको बोलते हैं? तो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप जो है जब बैकग्राउंड ब्राइट हो और इमेज डार्क हो, मतलब इमेज कलरफुल हो और बैकग्राउंड जो हो वो व्हाइट हो, तब उसको हम बोलते हैं ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप। ठीक है? तो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप में होता क्या है कि ओनली द स्कैटर्ड लाइट जो है, सिर्फ स्कैटर्ड लाइट ही इमेज जनरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं और दूसरे नहीं करते हैं। ठीक है? और इसका जो यूज होता है वो नेचुरली पिगमेंटेड शेड या हाईली कॉन्ट्रास्ट स्पेसिमेन जब होता है तो उसको देखने के लिए किया जाता है। ठीक है? नेक्स्ट है डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप। तो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप में क्या होता है कि बैकग्राउंड डार्क रहेगा। मान लिए कि ये पूरा एरिया है और यहां पर हमारा इमेज है, तो ये इमेज एरिया है वो क्या रहेगा? वो ब्राइट रहेगा और ये पूरा डार्क हो जाएगा, ब्लैक। दिस विल बी ब्लैक एंड दिस विल बी कलरफुल डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा सेल हम देखने के लिए यूज कर रहे हैं। तो दिस विल बिकम कलरफुल एंड दिस एरिया विल बिकम डार्क ब्लैक। इसीलिए इसको हम डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप बोल रहे हैं। सो माइंड में रखना है कि जब ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप होगा तो बैकग्राउंड ब्राइट, इमेज कलरफुल। जब डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप की हम बात करेंगे तो बैकग्राउंड डार्क और ब्लैक एंड इमेज ब्राइट। सो ये दो चीज ध्यान रखना है। इसी के आधार पे आगे का पढ़ना है कि फेज कॉन्ट्रास्ट। और ये डार्क फील्ड और ब्राइट फील्ड दोनों जो है वो एक तरीके का कंपाउंड माइक्रोस्कोप ही है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप को इंप्रूव करके बनाया गया है। तो जब हम ब्राइट फील्ड देखेंगे और एक हमारा है डार्क फील्ड, तो दोनों में क्या है? सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन जो है वो लाइट है। तो जब लाइट कहां जाएगा? लाइट है और इसके ऊपर होता है हमारा कंडेंसर लेंस। दोनों में कंडेंसर लेंस रहेगा। अब ये लाइट है तो यहां से लाइट जाएगा कंडेंसर लेंस की तरफ, दोनों में वही होगा, लाइट जाएगा कंडेंसर लेंस पे। लेकिन एक डिफरेंस है कंडेंसर लेंस में लाइट को जाने के लिए। ब्राइट फील्ड में क्या है? हर तरीके का लाइट कंडेंसर लेंस तक पहुंच रहा है। डार्क फील्ड में क्या है कि एक ओपेक ऑब्जेक्ट यहां पे रख दिया जाता है बीच में, जो कंडेंसर लेंस के बिलो होता है। तो ये ओपेक है, मतलब जो डायरेक्ट लाइट जा रहा था ब्राइट फील्ड में वो डार्क फील्ड में चूंकि वो कोटेड होता है मैग्नीशियम फ्लोराइड या दूसरा ऐसे केमिकल से कि उससे होके लाइट नहीं पास करता है। तो जो डायरेक्ट लाइट जा रहे थे ब्राइट फील्ड में सब चला जा रहा था कंडेंसर तक,
वो जो कुछ लाइट हैं जो डायरेक्टली जा रहे थे विदाउट एनी डेविएशन, वो डार्क फील्ड में नहीं जा पाते हैं। तो कंडेंसर पर ओनली क्या है, जो थोड़ा डेविएट हुआ है लाइट वही पहुंचता है कंडेंसर तक, जबकि ब्राइट फील्ड में सारे लाइट पहुंच रहे हैं कंडेंसर तक। कंडेंसर के ऊपर क्या है हमारा, नेक्स्ट होता है स्टेज। ये दोनों में होता है, स्टेज होगा, और स्टेज के ऊपर क्या है हमारा, स्पेसिमेन है। स्टेज के ऊपर स्पेसिमेन होता है। तो स्पेसिमेन का क्या है, अब यहां से तो जो डेविएटेड और अनडेविएटेड दोनों तरीके का, कंडेंसर है तो लाइट को कंडेंस करके स्पेसिमेन तक सारे लाइट को पहुंचा दे रहा है। लेकिन जो डार्क फील्ड है ओनली जो डेविएटेड था वही पहुंच पा रहा है, और बीच में ये ओपेक ऑब्जेक्ट के कारण जो डायरेक्टली ट्रांसमिटेड लाइट थे वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। एक ये डिफरेंस हुआ। दूसरा ये है कि जो ये ब्राइट फील्ड है, ब्राइट फील्ड में रिफ्लेक्टेड अनरिफ्लेक्टेड दोनों तरीके के लाइट इमेज फॉर्मेशन में मदद करते हैं, जबकि ओनली इन डार्क फील्ड ओनली द रिफ्लेक्टेड लाइट जो स्पेसिमेन पे पड़ेगा और जो रिफ्लेक्ट होगा लाइट उसी से इमेज बनता है। ये डिफरेंस है ब्राइट फील्ड और डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप में। हालांकि हम लोग को सिलेबस में ब्राइट फील्ड और डार्क फील्ड नहीं पढ़ना है, सो हम लोग अब आते हैं वास्तव में फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप के ऊपर। तो आप नॉर्मल जब माइक्रोस्कोप देखते हो तो क्या देखते हो, हम सैंपल लेते हैं, सैंपल को स्टेन करते हैं और उसको स्टेज के ऊपर रख के देखते हैं। स्टेनिंग के कारण क्या होता है, आइदर स्टेन के कारण, नहीं तो स्टेनिंग प्रोसेस के कारण हम लिविंग सेल को नहीं देख पाते हैं, वो फिक्स करते हैं हम स्लाइड के ऊपर जो डेड सेल है। तो जब स्टेनिंग करते हैं तो डिफरेंट, अब रूट को लिए, कट किए पतले स्लाइस को, उसको स्टेन किए तो उसमें डिफरेंट टाइप के सेल है, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनेल्स है, तो सब क्या है अलग अलग क्वांटिटी में वो स्टेन को लेते हैं। उसके कारण क्या हो रहा है, सैंपल के अलग अलग ऑर्गेनेल्स का, अलग अलग सेल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जा रहा है, थिकनेस चेंज हो रहा है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या हो रहा है, ड्यू टू चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड थिकनेस ऑफ द सैंपल कंट्रास्ट पैदा हो रहा है, और वो कंट्रास्ट को हम लोग देख पाते हैं एक क्लियर कट इमेज के रूप में। दिस इज व्हाट हैपनिंग इन केस ऑफ नॉर्मल कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब हम जब बात करते हैं फेज कंट्रास्ट की, तो उसमें क्या है कि एक नेक्स्ट फेज कंट्रास्ट में क्या हो रहा है कि फेज कंट्रास्ट में हम पहली चीज तो ये है कि सेल को इसमें डेथ करने का जरूरत नहीं है, हम लाइव सेल को देख सकते हैं, क्योंकि इसमें हम स्टेन नहीं करते, इसको हम रंगते नहीं हैं, इसमें कोई कलर नहीं डालते हैं, इसलिए जो हमको फिगर दिखेगा वो ब्लैक एंड व्हाइट के रूप में दिखेगा। बट बेनिफिट क्या है, बेनिफिट ये है कि इसमें हम लाइव सेल को देख सकते हैं, लाइव इवेंट्स को देखते हैं, क्योंकि इसमें स्टेनिंग की जरूरत नहीं है। वो सारे प्रोसेस जो सेल को मार रहे थे वो हमें प्रोसेस को फेज कंट्रास्ट में करने का जरूरत नहीं पड़ता है, इसीलिए ये क्या है, ये ज्यादा एडवांस माना जा रहा है, क्योंकि हम लाइव इवेंट्स को देख रहे हैं, सेल स्ट्रीमिंग को देख पा रहे हैं। सो हम लोगों को फेज कंट्रास्ट का ऑब्जेक्टिव, प्रिंसिपल्स, कौन सा जो पार्ट है वो अलग है, वो सब हमको पढ़ना है। सो फेज कंट्रास्ट जैसा कि हम हिस्ट्री में पढ़े थे, तो फेज कंट्रास्ट जो माइक्रोस्कोप है उसका आविष्कार 1930s में हुआ था और जेरेनिक ने किया था। अब जेरेनिक जो थे उनको इस काम के लिए, चूंकि फर्स्ट टाइम लिविंग सेल को हम देख सकते थे, उनको फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला 1953 में, because he discovered a microscope or he evolved a microscope where we can see a live cell. Okay, so this was the phase contrast microscope. अब है कि फेज कंट्रास्ट कैसे जनरेट हो रहा है।
ओके, सो फेज कॉन्ट्रास्ट मतलब फेज में चेंज होने के कारण कॉन्ट्रास्ट पैदा होता है, जिसे हम देखते हैं फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी में। ठीक है, ये इंड्यूस कैसे होता है? तो इंड्यूस होता है ड्यू टू थिकनेस एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में अगर हमारा कोई सैंपल है तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सैंपल का थिकनेस इन माइक्रोमीटर इवन लेस देन, उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है थिकनेस में, और हर सेल ऑर्गेनेल्स का और सेल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। उसके कारण जो लाइट जा रहा था सैंपल में, अगर वो अलग अलग डेंसिटी के सैंपल में जाएगा तो उसमें एक थोड़ा सा माइन्यूट चेंज होगा जिसे हम अपनी नॉर्मल आंखों से देख नहीं सकते हैं। लेकिन वही माइन्यूट चेंज अगर लाइट के फॉर्म में हो, ब्राइटनेस के फॉर्म में हो, तो उसको हम देख सकते हैं, और वही काम हमारा है वो फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप करता है कि जो स्मॉल फेज चेंज डिफरेंस है जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे हैं, उसको वो विजिबल डिफरेंस ला देता है लाइट के इंटेंसिटी को, और उसे हम देख पाते हैं। सो दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में तो ये नहीं हो रहा था, तो यह भी कैसे हो गया? तो इसमें दो एडिशन होता है, दो एडिशनल डिवाइस कंपाउंड माइक्रोस्कोप में लगा के हम बनाते हैं। तो वो डिवाइस क्या क्या है? एक तो फेस प्लेट है, बाकी सारे चीज इसके सिमिलर होते हैं। एक फेस प्लेट होता है और दूसरा जो है वो फेस एनुअल डायफ्राम होता है। ये दो एडिशनल होते हैं, और यही जो है वो इंटेंसिटी के, जो लाइट के जो फेज डिफरेंस हो रहा था उसके इंटेंसिटी को ब्राइटनेस के फॉर्म में ज्यादा एम्प्लीफाई करके दिखाते हैं, जिसे हम अपनी आंखों से माइक्रोस्कोप में देख पाते हैं। अब है कि ये दोनों क्या है? तो एक है हमारा फेस प्लेट एंड दूसरा है एनुलर डायफ्राम। ओके, अब ये समझिए कि हमारा क्या है, लाइट सोर्स तो लाइट ही है, इसमें इलेक्ट्रॉन तो है नहीं। तो सपोज कीजिए कि ये लाइट सोर्स है हमारा। लाइट सोर्स के ऊपर क्या होता है? इन जनरल हमारा कंडेंसर लेंस होता है, जो लाइट को कंडेंस करके स्टेज के ऊपर जो स्पेसिमेन है वहां तक पहुंचाता है। लेकिन इसके बीच में एक हमारा आ जाता है फेस प्लेट। कंडेंसर एंड लाइट सोर्स के बीच में फेस प्लेट आता है, और दूसरा जो है फिर हमारा स्टेज आएगा। स्टेज के ऊपर हमारा ऑब्जेक्ट होगा या स्पेसिमेन होगा जिसको हमारा देखना है। इसके ऊपर क्या होगा? इसके ऊपर हमारा होगा एक और कंडेंसर जो कि ऑब्जेक्टिव लेंस में होगा, क्योंकि इसे भी कंडेंस करके, और देख यहीं पर जो सेकेंड कंडेंसर है यहीं पर हमारा जो होता है वो एनुलर डायफ्राम होता है। सपोज कीजिए कि मैं यहां दिखा रहा हूं, यहीं पे एनुलर डायफ्राम हमारा है। तो अब जब लाइट चलेगा लाइट सोर्स से, तो इसको इस तरीके से पेंट किया जाता है एक्चुअली। सपोज कीजिए आप सर्किल के फॉर्म में जब देखेंगे इस तरीके से रहेगा, और बीच वाला एरिया को ये कलर कर दिया जाता है मैग्नीशियम फ्लोराइड से या दूसरे मटेरियल से, जहां से लाइट इजीली पास नहीं कर सकता, जबकि इस एरिया से लाइट इजीली पास करेगा। तो यहां जब हम देखेंगे तो कुछ लाइट जो जाएगा वो जो पेंटेड एरिया है वहां भी जाएगा, नॉन पेंटेड एरिया है वहां भी जाएगा। तो जो नॉन पेंटेड है तो वहां से तो इजीली लाइट चला जाएगा, लेकिन जो पेंट वाला एरिया है जहां से लाइट जा रहा है वहां पर क्या हो जाएगा? लाइट तो जाएगा लेकिन इसमें थोड़ा डिले होगा, रिटार्डेशन होगा, वेव का रिटार्डेशन हो जाएगा। यही जो वेव का रिटार्डेशन है उसको हम फेज चेंज बोल रहे हैं। यही फेज चेंज जो है आगे एम्प्लीफाई होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर फेज प्लेट लगा है जो फेज चेंज के
के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब जब फेज चेंज होके लाइट जो पहुंचा कंडेंसर पे, अब क्या है, उसके बाद लाइट आएगी, कहां पे आएगी, लाइट आएगा जो हमारा स्पेसिमेन था वहां पे आएगा। तो जो स्पेसिमेन के ऊपर लाइट आ रहा है, दो तरीके का लाइट आएगा। एक वो लाइट आएगा जिसमें फेज चेंज हुआ है, और दूसरा जिसमें नहीं हुआ है, डायरेक्ट। मतलब ट्रांसमिटेड लाइट एंड रिफ्रैक्टेड लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट दोनों पहुंचेंगे हमारे स्पेसिमेन के ऊपर, लेकिन दोनों का टाइमिंग स्लाइटली डिफरेंट होगा, क्योंकि एक जो है वो फेज चेंज करके आ रहा है, दूसरा जो है विदाउट फेज चेंज करके आ रहा है। तो वो जो फेज चेंज होता है वो λ/4 होता है, और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है। ये λ/4 चेंज हो रहा है आपको जब ये फेज प्लेट से पहुंच रहा है। ठीक है। अब क्या है कि हमारा जो है नेक्स्ट जो है वो है हमारा कि एक और है ऊपर में फेज रिटार्डिंग कंपोनेंट जो है वो रिटार्ड कर रहा है। वो रिटार्ड कितना से कर रहा है, λ/4 से कर रहा है चेंज। क्यों? क्योंकि उस पर एक कोटिंग किया हुआ है जिसे है मैग्नीशियम फ्लोराइड का जनरली कोटिंग होता है, और यही कोटिंग जो है वो डिफरेंस लाता है लाइट के फेज में। अब क्या है कि कैसे हम इसका वर्किंग क्या है, कैसे ये वर्क कर रहा है। तो क्या है, लाइट जब पास करता है तो क्या है, अब स्पेसिमेन के ऊपर आ गया। अब स्पेसिमेन में क्या है, अलग अलग सेल्स के अलग अलग ऑर्गेनेल्स के क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है। तो एक तो ऑलरेडी हमारा जो लाइट आया वो दो तरीके का आ रहा है, एक ट्रांसमिटेड लाइट, दूसरा रिफ्लेक्टेड लाइट। उसमें ऑलरेडी फेज चेंज हो रहा है, और एक बार फिर से स्पेसिमेन के कारण यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, तो यहां फिर से थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो यहां का चेंज मतलब स्पेसिमेन के अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का चेंज एंड फेज प्लेट का चेंज, ये दोनों मिलाकर के λ/4, दो बार फेज चेंज जब होता है तो λ/4 प्लस λ/4 इक्वल टू λ/2 हो जाता है। ये बढ़ जाता है। अभी क्या है, फिर से अब यहां से आया, अब एनुलर डायफ्राम है, एनुलर डायफ्राम है। अब एनुलर डायफ्राम पर लाइट आएगा, तो जब एनुलर डायफ्राम पर लाइट आ रहा है तो वहां भी माइन्यूट चेंज हो जाएगा। यही स्पेशल डिवाइस जो दो हैं, एक एनुलर डायफ्राम एंड एक फेज प्लेट, यही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। स्मॉल स्मॉल जो फेज चेंज हो रहा है उसको ब्राइटनेस के बढ़ाने में बड़ा काम करते हैं। तो पीसीएम मतलब फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप हैज अ स्पेशल डिवाइस बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एनुलर डायफ्राम। ओके, सो अभी हम एनुलर डायफ्राम है और ये कैसे काम करता है अभी हम इसके बारे में जानेंगे डिटेल में।